ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने बेटे वी आर डूइंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड आई एम इन द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 7 एंड टुडेज लेक्चर नंबर 7। चांस की बात है बेटे, चैप्टर 7 है कैप्लन का और लेक्चर भी 7 है, सेकंड लास्ट लेक्चर है। हम आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं कैप्लन से। होप आपने मेरे पहले 6 लेक्चर्स ईमानदारी से, यू मस्ट हैव सीन दैट, you must have enjoyed the concept which I have flowed in your mind in regard to working capital. तो रजिस्टर्स ओपन कर ले, बिल्कुल सीधा कमर सीधी करके बैठना है। लेक्चर 7 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैप्लन और बीबीपी को आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई विल बी डूइंग एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में बताया था दैट बिफोर अटेंडिंग लेक्चर नंबर 7 यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आर द फैक्ट्स व्हिच आर गिवन इन एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2। बेटा, ये जो हिमालयाज के माउंटेन्स में जो चढ़ते होंगे लोग, है ना, माउंटेनियरिंग करते हैं, तो क्या ये पहली बार ही सीधा हिमालयाज में चढ़ते हैं, पहले छोटे छोटे पर्वतों पे चढ़ते होंगे फिर चढ़ते होंगे हिमालयाज में? बेटे, पहले आप छोटे छोटे माउंटेन्स में विजय प्राप्त करते हो, उनमें चढ़ते हो, फिर उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप हिमालयाज में चढ़ जाते हो। इसी तरह से डायरेक्टली आप एग्जामिनेशन किट करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले आपने क्या करना है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, इलस्ट्रेशंस, बीबीपी, कैप्लन करके कंसेप्ट लॉजिकली क्लियर करके उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे एग्जामिनेशन किट में एंड रिवीजन किट ऑफ बीबीपी। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटे, अभी की मेहनत रंग लेकर आएगी थोड़े दिनों में। आइए एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पहले ओपन कर देता हूं, हम उसको थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं और फिर हम उसके बाद आ जाएंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। आज के इस लेक्चर में बस बेटे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 2 ही बताना है फ्रॉम कैप्लन। आप ओपन कर लीजिए, मुझे आई थिंक आई हैव गिवन यू द पेज नंबर ऑल्सो 198 पेज नंबर है 196, सॉरी देख लीजिए 196 है या 198 है, मुझे दिख नहीं रहा, एक सेकेंड, सॉरी 199, मेरी गलती है, 199 है बेटा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ था, मैं तो ऐसी हार्ड कॉपी में देख रहा था, 199 है, ठीक है। क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2, मैं इस क्वेश्चन को बड़ा इंपॉर्टेंट वेटेज देने वाला हूँ बिकॉज इस क्वेश्चन से मैंने जो भी आपको लॉजिक्स आज तक बताए हैं बेटे वो क्लियर होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन नंबर 2, एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2, because the concept which I have tried to flow in your mind in last 6 lectures, आज उसका हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। The following data relates to a company, a manufacturing company. First point is it is a manufacturing company. Now the point is we can calculate estimate working capital for a manufacturing company, for a service industry, for a contract industry, for a job industry. That is not a main issue, but in manufacturing industry होता क्या है, रॉ मटेरियल भी होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री भी होता है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी होता है, ठीक है जी। सेल्स रेवेन्यू फॉर द ईयर, so I am given with information for the year, even if it is not given to me, मैंने assume किया होगा कि this is for the year. Cost as a percentage of sales, वो कह रहा है जी percentage of sales, वो कहता है this cost is as a percentage of sales 30%, direct labor 25%, वेरिएबल ओवरहेड 10%, फिक्स्ड ओवरहेड्स 15%, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5%। जरा टोटल करिए, 30 और 20 55, 55 और 5 60, 70 और 80 85, 85% आ रहा है बेटे। टोटल इज कमिंग एज 85%। जस्ट हैव ए लुक कि 85% ही आ रहा है। नाउ दिस कॉस्ट इज ऑन सेल्स, यू नो, दिस परसेंटेज इज ऑफ सेल्स, ये सब कुछ सेल्स के ऊपर है। इसका मतलब रॉ मटेरियल, डायरेक्ट रॉ मटेरियल इज 30% ऑफ 15 lakhs, डायरेक्ट लेबर इज 25% ऑफ 15 lakhs,
वेरिएबल ओवरहेड्स, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन F2 नॉलेज लेवल में भी, P5 में, F5 में भी, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वन इज वेरिएबल एंड सेकंड इज फिक्स. दैट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, those overheads which are related with production, as the production increases, overheads increases, those are named as variable overheads. And when my cost remains same, it is irrespective of the production, you know, I have to pay rent, I have to pay some amount of internet charges whether I'm running classes or not, I have to pay salary to my staff, that is fixed, it is not related with production. मेरे lectures बिके या ना बिके, मुझे सैलरी देनी ही देनी है, मुझे रेंट पे करना ही करना है, मुझे मोबाइल ऐप के सर्वर के कॉस्ट पे करना ही करना है, आई हैव टू पे गूगल ड्राइव कॉस्ट ऑल्सो, आई हैव टू पे डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट ऑल्सो. तो बेटे दैट इज फिक्स्ड. फिक्स इज नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन बट वेरिएबल इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आप चेक करिए 30, एक बार कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं, 30 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5, दैट कम्स टू 85%. एवरेज स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू वर्किंग कैपिटल, वो कुछ कह रहा है जी, कुछ और इंफॉर्मेशन मुहैया करा रहा है. मुहैया मीन्स इट मीन्स दे आर गिविंग सम रेशोज. रिसीवेबल्स टेक 2.5 months टू पे. वो कहता है जी आप जो क्रेडिट सेल्स करते हो ना, वो 2-2.5 महीने के बाद ही वो आपको पैसे देते हैं. रॉ मटेरियल्स आर इन इन्वेंट्री फॉर 3 months. अच्छा, कुछ फिगर्स उसने डायरेक्टली दे दिए, कुछ उसने फिगर्स में लिख दिए. 3 months. वर्क इन प्रोग्रेस टेक 2 months. हाफ प्रोड्यूस गुड्स. अब वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग है इफ इट इज 0%, मोर देन 0, लेस देन 100, बीच में कहीं पे है, that is named as work in progress. It means whenever you want to estimate for work in progress, you should be available with degree of completion, कि कितना काम हो चुका है. Because जितना काम हो चुका है, you know, your investment is on that. बिकॉज 1% भी WIP है, 99.99% भी WIP है, बट इन केस माई वर्क इज कंप्लीटेड अप टू 99.99, आई मस्ट हैव इन्वेस्टेड माई फंड्स फॉर दैट 99.99, एंड इफ माई वर्क इज कंप्लीटेड ओनली 1%, देन माई इन्वेस्टमेंट इज ओनली ऑन 1%. सो इन केस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आई शुड बी गिवन विद डिग्री ऑफ कंप्लीशन. If it is not given to me, I will assume 50%. Golden words. Golden words! अगर आपको वर्क इन प्रोग्रेस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ तो आज के बाद मान लेना 50% है. वैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं एग्जामिनेशन किट की बात कर रहा हूँ. देयर आर सब 1 or 2 क्वेश्चंस जिसमें दे हैव नॉट गिवन विद द डिग्री ऑफ कंप्लीशन. इन दैट केस यू कैन अज्यूम दैट इट इज 50%. यू आर गेटिंग अ पॉइंट. तो यहां पर देखिए जी, वर्क इन प्रोग्रेस 2 months, फिनिश गुड्स 1 month. वो कहता है जी बनने के और बिकने के बाद 1 महीना लग ही जाता है फिनिश गुड्स में, ठीक है. वर्क इन प्रोग्रेस में 2 महीने लग जाते हैं बनने में. इसका मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, एक बार फैक्ट्री में चला गया ना सामान, तो फैक्ट्री से निकलने में समय 2 महीने लग जाता है. ओके, दिस इज प्रोडक्शन पीरियड. आई विल से क्रेडिट इज टेकन. अब हमने क्रेडिट लिया हुआ है, किस किस से लिया बेटे? मटेरियल से. इट मीन सप्लायर्स, इट मीन अकाउंट्स पेबल, इट मीन ट्रेड पेबल्स. 2 महीने का हम उधार लेते हैं. And we know that suppliers raw materials are related with raw materials purchases. डायरेक्ट लेबर, इट मीन्स जो डायरेक्ट लेबर को हम पेमेंट करते हैं उसी समय पे नहीं करते बेटे. इट इज ऑलवेज पेड आफ्टर अ मंथ, 7th of the next month फॉलोइंग. तो उसने कहा है 1 वीक के बाद हम पे करते हैं. जैसे 1 हफ्ता काम किया, जैसे आपके घर में कारपेंटर काम करता है तो आप हर रोज थोड़ी पैसे देते हो, आप उसको कुछ काम करने के बाद ही पैसे देते हो. कुछ पैसे रोक भी लेते हो कि कल क्या पता, कभी काम तो कंप्लीट किया नहीं, क्या पता कल आए या ना आए. तो कीपिंग इन योर सेफ गार्ड यू जनरली होल्ड सम मनी. ठीक है जी. वेरिएबल ओवरहेड्स 1 month, आप 1 महीने का क्रेडिट लेते हो वेरिएबल ओवरहेड से. Fixed overheads 1 month, selling and distribution half month. It means these expenses are paid delay. These are accrued. These are outstanding. It means I am getting, these are my current liabilities. मेरी obligations है, मुझे पे करने हैं, मैंने अभी पे नहीं किया तो मेरे को वर्किंग कैपिटल में करंट लाइबिलिटीज में इनको कैलकुलेट करना है. इट मीन्स दीज फंड्स आई एम नॉट पेइंग देम.
So I need net working capital. Net working capital is current assets minus current liabilities. So all current assets minus all current liabilities. Current liabilities में आज तक आपने trade payable ही देखा, but along with trade payable I can have accrued expenses, I can have outstanding expenses, and these are the list of outstanding expenses. In reality we always give in, outstanding में होता है. WIP and finished goods are valued at cost of material. वो कहता है कि वर्क इन प्रोग्रेस को और फिनिश गुड्स को आप किस पे वैल्यू करना, रॉ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस. कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस. वो कहता है सर वर्क इन प्रोग्रेस, वैसे आपको मैं बता दूं, वर्क इन प्रोग्रेस की मोहब्बत का इश्क is related with production cost. I think I have already told in the first or second lecture when I have prepared cost sheet for you. देखिए आज लॉजिक्स क्लियर हो रहे हैं. उस दिन बताया था, आज आप चेक कर लीजिए, मैंने सब पूरी हिस्ट्री पहले से बता दी, और ये क्वेश्चन आप ऐसे मजाक में कर लेंगे मेरे साथ, और जो बेवकूफ़ बच्चे हैं वो कर ही नहीं रहे. कोई बात नहीं, मत करो भैया. कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल अज्यूमिंग दैट लेबर फोर्स इज पेड 50 वीक्स. अब वो कह रहा है वीक्स में, क्योंकि कुछ चीज़ें दी हुई है ना, आप चेक करो, ये वीक्स में दी हुई है, ये मंथ्स में, ये मंथ्स में, ये मंथ्स में, ये मंथ्स में. अब एक वीक में तो एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, बट वर्किंग वीक्स वो कह रहा है 50 है. ठीक है सर, 2 वीक्स की हम छुट्टी देते हैं. द आंसर टू दिस क्वेश्चन वो कह रहा है कैन बी फाउंड फ्रॉम चैप्टर समरी एट दिस एंड ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट इज आई वॉन्ट टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ये बात समझनी है कि हमें इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है. आई वॉन्ट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. बेटा व्हेनेवर आई वांट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैंने आपको आज तक जो बताया आज सब हम अप्लाई कर देंगे, और आपको लगेगा, पता चल जाएगा कि सच में भूपेश आनंद ने लॉजिकली बातों को क्लियर किया था. बेटा whenever I want to calculate working capital requirement, I need to prepare a statement showing working capital, and for that firstly I will write down how much funds are blocked in current assets and how much funds are, how much amount, how much is the obligations, that is current liabilities. So I will total all current assets minus current liabilities. मैं current asset का जोड़ करूंगा, current liabilities में से लेस करूंगा, और नीचे लिखूंगा net working capital. But for estimating net working capital, I need to know 2 things. मुझे 2 बातें पता होनी चाहिए, एक तो ratios और एक relationship. In this question, I am given with the ratios, I am given with the holding periods, but I want to find out that with which figure it is related. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो cost sheet बनानी पड़ेगी और या profit and loss statement बनाना पड़ेगा. But in this question, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट दीज आर योर मटेरियल्स, दिस इज योर लेबर, दिस इज योर वेरिएबल, दिस इज योर फिक्स्ड. इफ यू आर गिवन विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो आप कॉस्ट शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, और उसका फॉर्मेट मैं तो कितनी बार दे चुका हूं, आज फिर दे दूंगा. In the knowledge level F2, F3 I have given, in the F5 skill level I have given, even in F7 के अगर आपने मेरे recorded lectures देखे हों, in lectures I have given the cost sheet format, but still again मैंने इसमें भी दिया है, आपको फिर दे दूंगा. बेटे प्यार है, प्यार में कोई कंडीशंस थोड़ी हैं. आज तो ध्यान से करो, आज तो सिंसियरली अटेंड करो. चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटे, फिर हम इस क्वेश्चन को हार्ड कॉपी से देखेंगे. आप अपनी हार्ड से, मैं अपनी हार्ड से, आराम से. मैंने कुछ थॉट्स फ्लो किए आपके माइंड में, आपको वो थॉट्स के साथ पढ़ना है. $15 लाख सेल्स है, डायरेक्ट मटेरियल 30% है, डायरेक्ट लेबर, इसका मतलब 15% का प्रॉफिट है. मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, $4.5 लाख का प्रॉफिट है, बिकॉज कॉस्ट इज 85%, द टोटल ऑफ दिस इज 85, टोटल इज 100%, तो 4,50,000 इज प्रॉफिट, एंड ऑल द कॉस्ट आर रिलेटेड विद सेल्स. अब आपको ये भी चेक करना है कि जो कॉस्ट की आपको बाइफिकेशन गिवन है, वेदर दैट इज ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स और वेदर दैट इज ऑन सेल्स. जैसे आप चेक करते हैं कि वो मार्जिन है या मार्कअप है, क्योंकि मार्कअप कॉस्ट पर रिलेट करता है, मार्जिन सेल्स पर रिलेट करता है. नाउ उसने क्वेश्चन चीख रहा है और कहता है इट इज ऑन सेल्स, इट इज ऑन सेल्स, इट इज ऑन सेल्स. ठीक है जी. फिर उसके बाद साइकिल्स दे दिए,
रॉ मटेरियल की साइकिल भी, इट मीन्स यहां पर तीनों इन्वेंट्रीज का आपको बाइफिकेशन दिया है. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इट इज रिलेटेड टू कंज्यूम्ड. वर्क इन प्रोग्रेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट. बट वहां पे वो क्वेश्चन कह रहा है कि आप वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को जब वैल्यू कर रहे हो तो यू शुड इंक्लूड दीज 3 कॉस्ट. तो फिर हम उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर तो जैसा एग्जामिनर कहेगा वी विल फॉलो दैट टेक्निक ओनली. एज पर द क्वेश्चन वो कहता है वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स. इवन फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आप इंक्लूड मत करो, ठीक है, नहीं करते. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे भी नहीं होते. चलिए जी, मैं भूपेश आनंद, हाँ सर बिल्कुल स्टार्ट करें, हम बिल्कुल तैयार हैं. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आ गया हूँ बेटे, और हम सब क्वेश्चन को करेंगे एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2. बट आई हैव रिटन सम एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. वो बड़े काम की होती है बेटे. फ्रेंड्स, इट विल बी बेटर टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट as detailed element wise information has been specified in the question. मैंने कहा दोस्तों यहां पर कॉस्ट शीट बना देना, क्योंकि आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि रिलेशनशिप हमें या तो कॉस्ट शीट से या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिलेगी, बट यहां हम कॉस्ट शीट बना सकते हैं. तो कॉस्ट शीट बना देना. फ्रेंड्स, फॉर एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, आई नो बिकॉज आई वांट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए. जैसे ऑरेंज बार खाते हैं, चौक बार खाते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट होता है ना, क्वालिटी वॉल्स का, मदर डेयरी का, वाडीलाल का, एक फॉर्मेट होगा. तो कहीं से भी लें तो उसी फॉर्मेट, उसी खांचे में मिलेगी. गेटिंग माय पॉइंट. पहले ज़माने में वो कुल्फी होती थी तीले वाली, वो एक खांचा होता था, उसमें दूध मलाई डालते थे, फिर तीले वाली कुल्फी बाहर निकालते थे तो आइसक्रीम बनती थी. Similarly, for estimating working capital requirement, there is a khancha, there is a format, and the format is, firstly we will write down the funds blocked in current assets, then obligations, assets minus obligations is equal to net working capital. But for that format, I should be aware with ratios and relationships. तो मैंने लिखा है, friends, for estimating requirement of working capital, 2 prerequisites are ratios and relationships. अब एक बच्चा कह रहा है सर लिखना है, बेटे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है उसको, तो लिखना नहीं तो फिर क्या है, ऐसी डांस करने के लिए आए यहां पर. चलो सर आइए हम सब कॉस्ट शीट बनाएंगे. सबसे पहली बात, सेल्स चेक कर लीजिए भैया 15 लाख रुपए की है. सेल्स इज 15 लाख. सेल्स इज 15 लाख. सेल्स इज 15 लाख. अच्छा, इस 15 लाख का 30% इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. तो मैंने यहां पे लिख दिया 0.30 इंटू 15, 15 लाख. 30.30 इंटू 15, दैट इज 4,50,000. डायरेक्ट लेबर बेटे 25% है. 15 लाख का 0.25, ये आ गया जी 3,75,000. तो मैंने लिख दिया 0.25 इंटू 15, बिकॉज ऑल द कॉस्ट आर रिलेटेड ऑन सेल्स. ठीक है जी, आराम से चलिए मेरे साथ साथ, आप प्लीज़ मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो अच्छे फायदे में रहेंगे. आगे आपकी मर्जी है बेटे, मैं बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ चलें. वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स आर 10%, तो 0.10 इंटू 15 लाख. ठीक है जी, यह आ गया जी 1,50,000. अब बिकॉज उसने वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को कहा है कि वैल्यू इन तीनों एलिमेंट्स में करना था, मैंने इनका टोटल कर दिया 9,75,000. फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है सर, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 15%. तो आइए जरा देखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड 15% इसका निकालते हैं. 15 लाख इंटू 15, दैट कम्स टू 2,25,000. तो 9,75,000 and selling and distribution overheads are 5.05 into 15 lakhs, क्योंकि वो 5% दिया. आप निकालिए सर, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए. अभी भी कुछ बच्चे ढीले हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कैलकुलेटर निकालें या नहीं निकालें. भैया मैं क्या बताऊं आपको, 75,000. तो आराम से 975 प्लस
2,25,000 प्लस 75,000, ये आ गए जी 12,75,000 आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। 15 लाख का 15% करें तो ये 2,25,000 वैसे भी आ रहा है। मैंने बताया था 85% की कॉस्ट है। सो दिस इज 0.15% ऑफ 15 lakhs बिकॉज कॉस्ट आपको दी हुई है 85%। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कॉस्ट शीट पूरी बना दी। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, थोड़ा सुंदर कर देते हैं। फेयर एंड लवली लगाते हैं इसको। तुझे लगाए फेयर एंड लवली, लो सर। ये मैंने सब कुछ, ये सेल्स पे, सब कुछ ही तो सेल्स पे बेटे, सेल्स पे, सेल्स पे, सेल्स पे, दिस इज ऑन सेल्स। ये आपके सामने कॉस्ट शीट मैंने प्रिपेयर कर दिया। आप जल्दी से एक बार समझ के बताना है, समझ के याद करना है, याद करके समझना नहीं है। सो होप आप सब मेरे साथ साथ कॉस्ट शीट बना चुके हैं। बेटे कॉस्ट शीट बनाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस क्वेश्चन आई कैन नॉट एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल अनलेस एंड अनटिल आई एम अवेयर ऑफ रिलेशनशिप्स एंड ऑल रिलेशनशिप्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मी। बेटे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। जब आप ये करेंगे ना तो मन प्रसन्न हो जाएगा और एक एक बात खुल के सामने आएगी। अगर थोड़ा सा डाउट भी रह गया है ना, सिंसियरली अगर आप करते हैं तो समझ आ जाएगा। आइए जी, मैं फॉर्मेट बना चुका हूँ। वेन एवर आई वॉन्ट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आई शुड प्रिपेयर अ फॉर्मेट। आप किसी पार्टी में जाते हैं तो बेटे पार्टी वियर पहन के जाते हैं या घर के कपड़े पहन के चले जाते हैं, है ना। कुर्ता पजामा तो पहन के नहीं जाते। इट मीन्स वेन एवर यू वॉन्ट टू एस्टिमेट अ वर्किंग कैपिटल यू शुड फॉलो अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर दैट। And even Kaplan और BBB they have not given the format but they have followed indirectly hidden in this। तो मैंने कहा इसको क्लियरली आप लिख लीजिए। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल, पहले करंट एसेट्स लिखेंगे और फिर करंट लायबिलिटीज लिखेंगे। और बेटे इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो करंट लायबिलिटीज काफ़ी सारी हैं। तो मैं उसके लिए जगह छोड़ने के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर से जगह ले लेता हूँ सो दैट कि थोड़ा सा यहाँ पर करंट एसेट से जगह ले लेंगे तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ की जगह बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर करंट एसेट्स को टोटल कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर लिख देंगे करंट लायबिलिटीज़। आप सब मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। लो सर, करंट एसेट्स लिख दिए, करंट लायबिलिटीज लिख दी। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या बड़ी सारी चीज़ हैं बेटे, इसमें तो बहुत अच्छी बात है। एक तो है अकाउंट्स पेबल, ठीक है सर। दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड्स। फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और फिर यहां टोटल कर देंगे। ये ए है, ये बी है, एंड दिस इज ए माइनस बी, दिस इज नेट वर्किंग कैपिटल। लो बेटे आराम से। अच्छा, इसको अभी एक कर नहीं सकते, अभी तो हम बैलेंस निकाल, रेशोज को यूज करना रिलेशनशिप्स के साथ। तो इसको मैंने एक बार पहले सजा के रख दिया, आप भी बना लीजिए। चलिए अब हम पहले क्या करते हैं, वर्किंग्स करते हैं। इसमें जो फिगर्स पुट करनी है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर साथ साथ हम पुट करते जाएंगे। उसके लिए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। दोबारा से कैसे पढ़ेंगे, देखिए बेटे आपको कहाँ से पढ़ना है, दोबारा से देखते हैं। ये देखिए एक बार दोबारा से आपके सामने मैंने निकाल दिया। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बेटे। सेल्स हमने कर लिया, कॉस्ट कर लिया, डायरेक्ट मटेरियल कर लिया, डायरेक्ट लेबर कर लिया, वेरिएबल ओवरहेड्स ये सब बना दिया। पहली रेशो दी हुई है बेटे, जो फर्स्ट दिए है हम वहीं से शुरू करेंगे। आगे पीछे जिगजैग वे में बिल्कुल भी नहीं चलना, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ रह जाता है। तो पहली चीज दी हुई है, रिसीवेबल्स टेक 2.5 month टू पे। इट मीन्स यू आर गिविंग अ क्रेडिट ऑफ 2.5 month because it is given to me in months, so I will use 12 months as a rate, you know।
because there are 12 months in accounting period and I can directly multiply ratio with the relationship and then I can calculate the answer. अब तो मैं सीधा सीधा कर सकता हूँ, लॉजिक तो समझ आ गया है, बट फॉर दैट आई नीड सेल्स, क्रेडिट सेल्स, बट क्रेडिट सेल्स का इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ टोटल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स. तो बड़ा इजी है बेटे, 2.5 जैसे है ना, 2.5 अपॉन 12 इंटू सेल्स कितनी है 15 लाख इंटू 15 लाख. ये आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस आ गया. अब आप डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है जी. रॉ मटेरियल आर फॉर 3 months. इट मीन्स यू होल्ड दैट रॉ मटेरियल फॉर 3 months एंड रॉ मटेरियल्स आर रिलेटेड विद, किससे रिलेट करते हैं बेटा रॉ मटेरियल? कंज्यूम्ड से, ठीक है. तो मैं यहाँ पे सीधा ही कर रहा हूँ, 3/12 इंटू कंज्यूम्ड कितने थे 4.5 लाख. अभी निकाला आपने कॉस्ट शीट में, 30% है ना, 30% हैं. तो बताइए जी 30% अभी तो निकाला 4.5 लाख, 4,50,000. तो 4,50,000 इफ इट इज फॉर 12 months, तो 3 months के लिए कितने होंगे? तो 3/12 इंटू 4,50,000 आएगा. सो लाइक दिस वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट. जो भी रेशो दिया है हम उसी से चलने वाले हैं, हम जिगजैग वे में नहीं चलेंगे. पहले अकाउंट्स रिसीवेबल्स निकालेंगे, then we will calculate raw material, then we will calculate work in progress, then we will calculate finished goods, और उसके बाद हम आगे नीचे आते जाएंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे और करेंगे. चलिए सर, बहुत बढ़िया. मैं भूपेश आनंद आ गया जी आपके सामने दोबारा से. सबसे पहले आई विल बी कैलकुलेटिंग फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल्स एंड आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सम वर्किंग नोट्स. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 4. अकाउंट्स रिसीवेबल्स इज इक्वल टू रेशियो इनटू रिलेशनशिप. बस अब इसके बाद बार बार मैं रेशियो इनटू रिलेशनशिप भी नहीं लिखूंगा, आपको पता ही है. तो यहाँ लिख रहे हैं जी 2.5 अपॉन 12 इंटू 15 लाख. चलिए कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए. 15 लाख इंटू 2.5 अपॉन 12, ये आ गया जी 3,12,500. तो मैंने यहाँ पे लिखा 3,12,500. मुश्किल कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत करनी है. जो ढीले पड़े होते हैं उनके साथ हिम्मत नहीं होती बेटे. उठो, उत्तिष्ठा चलंती चलंती, भगवान कृष्ण ने कहा है. चलो, अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तुम कोशिश तो करो. नेक्स्ट इज फॉर रॉ मटेरियल्स बैलेंस, दैट इज गिवन टू मी एज 3 months. तो मैंने डायरेक्टली किया 3/12 और ये आ गया जी 1,12,500. रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री बैलेंस भी मैंने कैलकुलेट कर दिया. नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी, एंड आई नो दैट वर्क इन प्रोग्रेस इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन कॉस्ट, बट इन दिस क्वेश्चन आई एम गिवन विद दैट वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स आर टू बी रिलेटेड विद रॉ मटेरियल, विद लेबर एंड विद वेरिएबल ओवरहेड्स. तो मैंने उन तीनों चीज़ों को ऐड करना है, ज़्यादा ऐड करूँगा नहीं. वो फिगर मैंने निकाली हुई है 9,75,000. और मैंने एक एडिशनल बात बताई है कि वर्क इन प्रोग्रेस में आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन होना कंपलसरी है. अगर नहीं गिवन है तो 50% लेते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन एग्जामिनर चीख रहा है, उसकी चीख को सुनो. उसने कहा आधी गुड्स अभी पूरी हुई हैं. इसका मतलब जितनी कंप्लीट हुई हैं मेरी इन्वेस्टमेंट भी तो उतनी ही होगी. तो 9,75,000 की फिगर आपको समझ आ गया कहां से ली मैंने? 50% समझ आ गया कहां से लिया बेटे? 9,60,75 में रॉ मटेरियल आ रहे हैं, लेबर आ रही है और वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे हैं. एक बच्चा कहता है फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड्स क्यों नहीं आ रहे? भैया एग्जामिनर से पूछो क्यों नहीं आ रहे. हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं दिया होता, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता, तो आई वुड हैव इंक्लूडेड फिक्स ओवरहेड्स अज्यूमिंग दैट दे आर अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे आर अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री. क्योंकि अप टू फैक्ट्री ओवरहेड्स तक प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है और मैं पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट पे कैलकुलेट करता. बट क्वेश्चन क्योंकि मुझे कहता है तो मैं उसकी बात मानूंगा. तो 2/12 ये सबको समझ आ गया जी. 2/12 ये तो गिवन ही है. एक बच्चा ढूंढ रहा है, गिवन है भाई, ये भी गिवन है भाई और ये भी गिवन है. एक बात का ध्यान रखना है, इन वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री देयर इज ऑलवेज अ यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन. बेटे इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंप्लीशन. डिग्री ऑफ कंप्लीशन बेटे 0% से लेकर 100%, ये तो हो गया बेटा रॉ मटेरियल.
ये हो गए फिनिश गुड्स। इसके बीच में जो डांस करते हैं ना उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उसके लिए डिग्री होना कंपलसरी है, अगर नहीं गिवन है तो आप 50% ले लेंगे। अज्यूम क्या कर रहे हैं, 0 + 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है 50। बेटे हर चीज का लॉजिक है, रटना कुछ भी नहीं है यार। भूपेश आनंद की क्लास में कभी नहीं रटना, रटे हैं आपके दुश्मन। 50% का लॉजिक भी बता दिया, जबकि नो नीड फॉर दिस थ्रिल। आई हैव गिवन यू 81,250। बेटा धज्जियां उड़ा दूंगा मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ACCA की, एक एक बात प्रोफेशनल लेवल तक के पेपर को रिकॉर्ड करके आपको समझाऊंगा। और आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, आपको लगेगा बिल्कुल मैं आपके सामने ही बैठा हूं और आपको थप्पड़ मारने के लिए बाहर आ रहा हूं कैमरे से। बेटे जल्दी से करो। नेक्स्ट इज फॉर फिनिश गुड्स। बेटे आई नो दैट फॉर फिनिश गुड्स आपको साइकिल गिवन है दैट हाउ मच इज फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितने बेटा, फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स बेटे कितना है, 1 मंथ 30 डेज 1 मंथ। तो 1/12 इंटू 9,75,000। ये भी क्वेश्चन में गिवन था दैट इट इज टू बी एस्टिमेटेड ऑन रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर and variable overheads. So 1/12 into 9,70,000 divided by 12, that comes to 81,000, 81,250। मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन में जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन दी है आपको वैसे ही मूव करना है। आप चेक कर लीजिए मैंने अभी तक क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज कर ली है। आई हैव यूज रिसीवेबल्स, आई हैव यूज रॉ मटेरियल्स, आई हैव यूज WIP, आई हैव कैलकुलेटेड फिनिश्ड गुड्स। नाउ लास्ट पॉइंट इज आई वांट टू कैलकुलेट ऑब्लिगेशंस। और बेटे ऑब्लिगेशन मुझे 5 दी हुई है। मटेरियल तो दिया ही होता था बट एडिशनल इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है, फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ठीक है, अच्छी बात है। तो मटेरियल 2 महीने है, तो बेटे ये तो बड़ा सिंपल है, 2/12 2/12 2/12 2/12 इंटू परचेजेस गिवन नहीं है, कंज्यूम्ड 4.5। डायरेक्ट लेबर बेटे 1 वीक है तो मैं यहां पे कर दूंगा 1/50। बेटे जो जैसे दिया है वैसे करो, 50 वीक्स गिवन है इसलिए 1/50। अच्छा 1/50 तो टोटल कितनी डायरेक्ट लेबर है, ये है बेटे 25%। 25% तो 15 लाख का 25% आपने वैसे किया हुआ है, वो है नहीं शीट सामने मेरे। तो 15 लाख इंटू 25% इज इक्वल टू 3,75,000। लो जी, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आपके मन का वहम है। वेरिएबल ओवरहेड्स 1/12 करेंगे, 1/12 करेंगे, सेलिंग को 0.5/12 कर देंगे। अभी मैं सब करके दिखा रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, करेंगे। तो आइए जी हम करते हैं, इन सब को पहले कैलकुलेट करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। मैंने लिख दिया, ऊपर लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 5, नंबरिंग कर दी बेटे। ट्रेड पेबल्स रेशो इनटू रिलेशनशिप। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, हाँ सर अब हम बड़े हो गए हैं, अब आप समझ सकते हैं इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 2 मंथ्स। सो 2/12 इंटू 4,50,000। लो जी 2/12 मैं कैलकुलेटर से भी कर रहा हूँ बेटे, आप आराम से बैठो, मेरे को करने दो, है ना, मेरे को इसी से बनना है, आप तो बन चुके हैं, आराम से बैठिए, कोई टेंशन नहीं बेटे। 4,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 दैट कम्स टू $75,000। शर्म आती हो तो कर लेना भैया कैलकुलेटर से, नहीं तो आगे आपकी मर्जी है, दोबारा एग्जामिनेशन फीस देना। वर्किंग नोट नंबर 6, जैसे जैसे साइकिल्स दी होंगी, जो जो दी होंगी मैं उसी के साथ करूंगा। आउटस्टैंडिंग लेबर, मैंने लेबर से सर्विसेज ले ली लेकिन अभी पेमेंट नहीं की। पेमेंट कह रहा हूं मैं 1 हफ्ते के बाद देता हूं, तो 1/50 इंटू, आप बताइए कॉस्ट शीट में मैंने लेबर कितनी लिखी थी, 3,75,000। 3,75,000 लो जी, $3,75,000। तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग लेबर कितनी आ गई, 3,75,000 डिवाइडेड बाय 50, इट कम्स टू $7,500।
ये देखिए भाई साहब, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ नहीं है। आंसर दिया फिर भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जो करूँगा वही तो आप करोगे। आप तो बेशरम हो, अभी तक कैलकुलेटर नहीं निकाला आपने, लाइव लेक्चर कर रहे हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो, बेवकूफ। वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 7। नेक्स्ट इज वेरिएबल ओवरहेड्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड्स 1 मंथ, तो 1/12 इंटू, देखो कॉस्ट शीट की कितनी मदद हो रही है। डायरेक्टली मैं कॉस्ट शीट पे जाता हूँ और आंसर आ जाता है मेरे पास, मुझे टोटल ओवरहेड्स पता चल जाते हैं। 1,50,000, तो 1,50,000। देखा, ये होता है बेटे जब आप मेरी बात मानते हैं तो कितना फायदे में रहते हैं। आज हम क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड इट सिस्टमैटिकली। अपॉन 1/12 दैट कम्स टू 12,500। लो सर। वर्किंग नोट नंबर 8, वर्किंग नोट नंबर 8। नेक्स्ट है जी फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक बच्चा कहता है क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकते, क्या फिक्स कैश नहीं होते? आप सैलरी जो देते हो, रेंट देते हो, क्या आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकते? ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। करते हो नहीं क्वेश्चन, कैलकुलेटर बाहर नहीं निकाला, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बस ये पूछने में तेज हो। फिक्स्ड ओवरहेड्स 2,25,000। So I have calculated 1/12 into 2,25,000. That comes to 2,25,000 divided by 12. That comes to $18,750. ये कर रहा हूँ बेटे मैं तो, हाँ आप ऐसे मत समझना, ये देख लो। वर्किंग नोट नंबर 8 भी कर दिया। सर अभी कितने वर्किंग नोट बनेंगे वो देख लेते हैं, जो साइकिल गिवन है। वर्किंग नोट नंबर 9, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट रह गया बेटे। आउटस्टैंडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ मंथ को मैं 0.5/12 कर रहा हूं, ठीक है सर। मंथ को मंथ ही रहने दीजिए, आप मंथ के हिसाब से करिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें कॉस्ट शीट से तो बेटे वो है 75,000। तो मैं आ गया जी 75,000 से करूंगा। देखा कॉस्ट शीट कितनी हेल्प कर रही है मेरे को। तो मैं आ गया जी 75,000 into 0.5 divided by 12, that comes to $3,125। आपके मन में बैठा हुआ डर आपको बस डरा रहा है और आप कर्म नहीं कर रहे। भगवान कृष्ण ने यही बात बोली थी, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर यार, फल की इच्छा मत कर। आप कर्म करते नहीं, एक्शंस लेते नहीं, प्लानिंग ही प्लानिंग करते जा रहे हो, ये होगा फिर ये होगा फिर ये हो जाएगा। बेवकूफ, अभी काम कर लो। सो आई हैव कैलकुलेटेड these working notes, so I will be using these working notes and then I will be estimating this। तो आइए जी, वर्किंग नोट नंबर 1 से मैंने रॉ मटेरियल निकाला 1,12,500। मैं लिखता जाऊंगा 1,12,500 डॉलर्स में। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्क इन प्रोग्रेस मुझे बता रहा है 81,250 है। तो वर्क इन प्रोग्रेस मुझे बता रहा है 81,250 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 81,250। वर्किंग नोट नंबर 3, फिनिश गुड्स 81,250 है, तो फिनिश गुड्स भी 81,250। एक बच्चा कहता है क्या वर्क इन इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स हमेशा सेम होगी? वो बेवकूफ़ है, उसने फिर मेरे लेक्चर्स नहीं अटेंड किए। ये होगा वो होगा, पागल बनाया हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल्स 3,12,500, 3,12,500। ये लो जी, मैंने तो करंट एसेट्स भी लिख दिए, इन सब का वर्किंग नोट का लिख दिया। मैं सीधा इसका टोटल कर रहा हूँ, 1,12,500 प्लस 81,250 प्लस 81,250 प्लस 3,12,500। बेटे आराम से 5,87,500 तक पहुंच गए। यही फिगर आ रही है, आंसर भी यही है। बट मेरे करने का वे लॉजिकल है एज कंपेयर टू कैप्लन और बीबीपी। यही तो बेनिफिट है, आप मेरे लेक्चर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए जी, हम और बाकी देख लेते हैं क्या क्या वर्किंग नोट्स बनाए हैं। ट्रेड पेबल 75,000, आ जाओ लिखो ट्रेड पेबल 75,000। नेक्स्ट वर्किंग नोट में आ जाओ। 75 के बाद आ गए जी आउटस्टैंडिंग लेबर 7500, आउटस्टैंडिंग लेबर 7500, $7,500 दिस इज ओके। एंड आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड्स आर 12,500,
12,500, 12,500, 12,500. So I have written 12,500. Now, how much is my next working note? That is outstanding fixed overhead. That is 18,750, 18,750. So I am writing down 18,750. बेटे कोई नहीं कराएगा, इतने प्यार से मैं बता रहा हूँ आपको. 3,125 आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3,125. सो आई एम राइटिंग डाउन 3,125. इस लॉजिकल वे से नहीं कराएगा यार, किसी को कंसेप्ट से नहीं पता. भूपेश आनंद के अलावा किसी को कुछ नहीं पता भैया. बिकॉज मैंने लॉजिक्स कंसेप्ट, मेरी एक ही हॉबी है पढ़ना और पढ़ाना बेटे. बाकी सब टीचर्स बहुत कुछ और भी कर रहे होंगे, मेरे को तो बस एक ही काम करना है, इसलिए मैं लॉजिक्स पे चलता हूँ. करंट लायबिलिटीज को टोटल करें. 75,000 प्लस 7,500 प्लस 12,500 प्लस 18,750 प्लस 3,125. ये आ गए जी 116,875. यही आंसर है बेटे, 116,875. 1,16,875 is the total of current liabilities. Now I think I can estimate working capital, that is current assets minus current liabilities. तो बेटे हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है. रिपीट कर रहा हूं, अभी भी समय है, उठ जाओ, करो कोशिश. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाओ यार. टाइम है कितना. कोविड के बाद तो आपको दिख रहा है लाइफ स्पैन कितना छोटा सा हो गया. अगर ज्यादा एसीसी में टाइम लगाओगे तो कब लाइफ को एंजॉय करोगे. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.